नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड टेट के लिए आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी कोशिश रहेगी आपके पेपर तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराने की। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यानी एक प्रतिभावान शिक्षार्थी में आप क्या क्या पाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, यानी आपका जो प्रतिभावान छात्र है उसको आप अगर कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं दोगे, अगर सपोज गणित का ले लेते हैं हम, गणित एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आपने एक सवाल दिया पूरी कक्षा को, जो प्रतिभावान छात्र होगा वह उसे जल्दी से सॉल्व कर लेगा। तो इसमें क्या होगा कि वह क्या हो जाएगा, कम प्रेरित अनुभव करता है और फिर क्या है वो ऊब भी जाएगा, क्योंकि उसको क्या है यह चीज़ आती है। तो उसको हमें क्या है, एक चुनौतीपूर्ण टास्क देना पड़ेगा जो आपके प्रतिभावान शिक्षार्थी होते हैं। ये आपका सही कह रहा है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। तुक मिजाज होता है बच्चा, गलत। वह अजीब व्यवहार करता है, जैसे हाथ थप थपाना और या फिर डोलना, नहीं ये गलत है आपका। और वह आक्रामक और कुटित होता है, हो जाता है। ठीक, आक्रामक हो जाता है जो प्रतिभावान छात्र है, नहीं। इसका पहला उत्तर ही आपका सही आंसर हो जाएगा कि यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे एक शिक्षिका जो है अपने जो है कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है? ठीक है, पहला कह रहा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। मैंने बोला आपको ड्रिल और अभ्यास आपका गलत होता है। ठीक है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, यानी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन बढ़ाना है, ये भी मैंने कहा गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी आ जाएगा कंपटीशन बढ़ाना, गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ठीक है, यानी जो विषय वस्तु है उसको विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जोड़कर, ठीक है, ये आपका सही लग रहा है। अगला है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। यानी पुरस्कार देना आपका, मैंने बोला आपको गलत माना जाता है पुरस्कार, कि हर छोटी छोटी उपलब्धि बच्चा कर रहा है तो आप उसे क्या है पुरस्कार लालच दे रहे हो, यानी ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगर आप पुरस्कार देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, इससे बिगड़ जाएगा बच्चा, क्या उसको आदत पड़ जाएगी कि वह केवल पुरस्कार पाने के लिए ही कार्य करेगा। ठीक है, तो हमें उसे बार बार पुरस्कार नहीं देना है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। मैंने बोला आपको शिक्षक और बच्चे दोनों क्या होंगे, सक्रिय होंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं बच्चे। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल आपके जो है जीन प्याजे ने भी कहा है कि बच्चे क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक है और हमें उन्हें क्या है खोज करने देना चाहिए। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, यानी बिल्कुल अपने पर्यावरण में रह करके सक्रिय रूप से सीखते हैं, बिल्कुल सही। तो बी सी डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला दिखता है आपका जो है, यहाँ पे आपका चौथवा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? विद्यार्थियों में संप्रेरणात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? क्या कह रहा है? संप्रेरणात्मक विकास। ठीक है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। फिर से मैंने बोला याद करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण हम विद्यार्थी को देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल सही है ये। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रेरणात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, दंड का उपयोग करना गलत हो जाएगा। पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए। ठीक है, यानी पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना
आपने पुराने ज्ञान को बच्चे के नए ज्ञान से नहीं जोड़ा है, ठीक है, ये कह रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है, तभी बच्चे को क्या है, अधिगम कराना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि बहुत से उदाहरण और गैर उदाहरण बच्चे को देने हैं, इससे क्या हो जाएगा, बच्चे का प्रोत्साहित करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक पांचों प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ के बच्चे किस वातावरण में सीखेंगे, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। यानी शिक्षक जो है वो क्या है, एक डिक्टेटर के रूप में है, ठीक है, अधिकारवादी के रूप में है, गलत हो जाएगा। जो वो कहेगा वही करना है, गलत हो जाएगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। केवल आप क्या है, गणित पे पढ़ाओगे, ठीक है, गणित पे ध्यान दोगे, ठीक है, गलत हो जाएगा ये भी। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। यानी विद्यार्थी निष्क्रिय है, मैंने बोला आपको, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को क्या है, सक्रिय होना पड़ता है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं, ठीक है, ये तो आपके गलत हो गए। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, ऐसी कक्षा वातावरण एक शिक्षक को बनाना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें ये अनुभव कराना चाहिए कि वह भी इस कक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी है ये। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। तो आपको दिए हैं इसमें तीन ऑप्शन, आपको बताना है कि इससे बच्चे ने कि खिड़की के सामने एक उड़ता हुआ कौवा देखा तो उसने पहचान लिया कि यह क्या है, एक पक्षी है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। यानी बच्चे में जो है पहले से ही उसमें कुछ, हम उसकी मेमोरी में कुछ डालते हैं, बिल्कुल पहले से रहता है बच्चे की मेमोरी में, उसने जो देखा वह उसको क्या है, ग्रहण कर देता है अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे प्याजे की अवस्था में आपने देखा होगा, जो आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है, संवेदीगामक अवस्था, उसमें बच्चा क्या होता है, उसमें बच्चा जो होता है वह क्या है, किसी भी वस्तु को देखता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। यानी सपोज उसने कुछ बॉल देखी, हम चिड़िया का एग्जांपल लेते हैं, उसने कुछ चिड़िया देखी, ठीक है, तो वह पहचान गया कि जो यह उड़ने वाला चीज़ है यह क्या है, एक पक्षी है। तो वैसे उसने यहाँ पे कौवा देखा तो वह एक पक्षी है, इसका मतलब उसने पहले से ही, उसके जो मस्तिष्क है वहाँ क्या है, वह स्मृति पहले से ही भंडारित है होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। यानी बच्चा पक्षी को पहचानना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ये भी आपका सही कह रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं हम, सी क्या कह रहा है आपका, सी कह रहा है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। कि बच्चे अपना अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, यानी भाषा भी सीख रहा है बच्चा, बिल्कुल सही होगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं अब हम। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यानी आंतरिक प्रेरणा जो विद्यार्थियों में आ सके, इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं आपके, ठीक है। तुम उसके उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। तो ये तो क्या हो रहा है कि कंपैरिजन करा रही है शिक्षिका, जो शिक्षक जो है, सॉरी शिक्षक जो है वह क्या है, कंपैरिजन करा रहा है बच्चे के बीच में, कि वह बच्चा इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तो यह क्या है, एक बाहरी मोटिवेशन है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा दे रहा है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। अगला प्रश्न है कि काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। यानी पुरस्कार देने के लिए वह बच्चे को कह रहा है कि काम जल्दी करो, तो यह भी क्या है, बाहरी जो है अभिप्रेरणा है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन देखते हैं आपके। तीसरा कह रहा है कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही है। शिक्षक ने क्या बोला कि इस करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, ठीक है। यानी वह बच्चे को कह रहा है कि तुम इसे कर जाओ तो तुम्हें सीख जाओगे, बिल्कुल
आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, ठीक है, इसे करने से पहले समाप्त कर लो, इसमें टाइम बोला है कि जल्दी कर दो तुम, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है, कि इसे जल्दी इसे करने की कोशिश करो और तुम इसे सीख जाओगे, यानी आंतरिक प्रेरणा दे रहा है एक शिक्षक जो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? फिर से वैसा ही टाइप का प्रश्न है आपका कि कैसे शिक्षिका जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर सकती है बच्चे को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला कह रहा है कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा से, यानी कंपटीशन से। अब परीक्षा जहाँ पे भी आ जाता है मैंने कहा गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने के लिए उन्हें मदद देकर, ठीक है। शिक्षिका उन्हें मदद भी दे रही है और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, हर बच्चे का अलग अलग लक्ष्य होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें निपुण होना है बच्चे को, और फिर क्या है उसकी मदद शिक्षक भी करेगा। ये आपका सही लग रहा है। अगला देखते हैं। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर टॉफ़ी देकर गलत हो जाएगा। उनमें चिंता और डर पैदा करना गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जो मैंने आपको एक वर्ल्ड सीरीज़ पढ़ाई है उससे भी आप क्या है अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखता हूँ हम। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर याद करना गलत हो जाएगा। दंडात्मक उपायों द्वारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपका? ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अंक प्राप्त करने के लिए गलत हो जाएगा। सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब तो आपको पता लग गया होगा कि जो वर्ल्ड सीरीज़ है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखें, बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। चलिए अब अगला देखता है आपका। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? शारीरिक दंड देना गलत हो जाएगा। और व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, यानी सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में लेकर के अधिगम, बिल्कुल सही। प्रतियोगितात्मक यानी कंपटीशन गलत हो जाएगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना सही है। निरंतर मूल्यांकन करना सही है, लेकिन तुलना करना बच्चे की, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखता है आप। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। सिर पदाभिमुख दिशा जो होते हैं, सिद्धांत क्या बताता है आपको कि बच्चे का जो विकास होता है वह क्या होता है? सर से, सबसे पहले सर से स्टार्ट होता है और फिर क्या है पैर तक जाता है, ठीक है। तो क्या यह दिखाता है, आपसे पूछा गया है, भिन्नों से एकीकृत कार्य की ओर जाना, यानी अनेक अनेक से एक दिशा की ओर जाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर से पैर की ओर जाना बिल्कुल सही। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर नहीं। सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत जो विकास का बताता है कि विकास क्या होता है आपका, सर से लेकर पांव तक होता है। और एक होता है आपका अधोगामी विकास, यानी विकास जो होता है आपका सेंट्रल से शुरू होता है और फिर क्या है आपका बाहर की ओर जाता है, ठीक है। ये आपका अधोगामी हुआ, शीर्षाभिमुखी और अधोगामी, ठीक है। अगला देखता आपका 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर जन्मपूर्ण अवस्था। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि भाषा विकास बच्चे में सबसे पहले किस अवस्था में सबसे संवेदनशील होता है? तो यह क्या होता है? प्रारंभिक बचपन की अवस्था, तीसरा। अगला 13 प्रश्न कह रहा है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण
योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसमें क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। यानी एक 6 वर्ष की लड़की है और वह खेल कूद में क्या है, असाधारण है, ठीक है, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि उसके दोनों माता पिता क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और वह उसे ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत दिखा रहा है? वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो यह क्या होता है, मैंने आपको बोला डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यानी जो विकास जो होता है वह क्या होता है आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मेल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का मेल है ये, ठीक है, क्योंकि उससे पर्यावरण भी इस प्रकार से दिया गया है कि उसकी ट्रेनिंग, उसके माता पिता ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं उसको, और आनुवांशिकता यानी उसके माता पिता भी हैं, तो उस जीन्स में क्या हो जाएगा, उस वह भी क्या है, खिलाड़ी प्रवृत्ति की बच्ची होगी, ठीक है, ये कह रहा है इसमें। अगला देखते हैं आपका 14 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, ठीक है, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या फिर परिवार और पास पड़ोस। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक, ठीक है, गौण वाहक मतलब द्वितीय कारक हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला जहाँ पे भी परिवार आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका प्रारंभिक कारक हो जाएगा। तो परिवार यहाँ पे है, गलत हो जाएगा, परिवार यहाँ पे है, गलत हो जाएगा, परिवार यहाँ पे है, क्योंकि सामाजिकरण का जो प्राथमिक जो संस्था होती है, या फिर प्राथमिक जिसे हम प्राइमरी एजेंट इंग्लिश में बोलते हैं, वह कौन सा हो जाएगा, आपका फैमिली, परिवार हो जाएगा। लेकिन परिवार को छोड़ करके बाकी सब आपके सेकेंडरी फैक्टर में आते हैं, आपका सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस क्या है, आपके द्वितीय कारक है या फिर गौण वाहक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अब आपका लेव वाइगोस्की पर आपका प्रश्न पूछा गया है। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक, अनुयायी क्रिया, या फिर मानसिक प्रारूपण, स्कीमास का समायोजन। स्कीमा किसने कहा था? स्कीमा कहा था आपका जीन पियाजे ने। जो आपका जीन पियाजे है उसने क्या कहा था, स्कीमा किसके बारे में बताया था कि मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो भी बच्चा सोचता है वो क्या होता है, उसका स्कीमा में जाता है, ठीक है। उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्म नहीं, ये आपके व्यवहारवादी कहते हैं, ये भी गलत है। संतुलन बनाना, ये भी आपका गलत है। आपका जो मैंने बोला लेव वाइगोस्की की थ्योरी किस पे होती है, 3 चीज़ों पर डिपेंड है। SCL आपको ध्यान में रखना है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है, समाज, संस्कृति और आपका भाषा, ठीक है। तो जहाँ पे भी समाज आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की का हो जाएगा। तो पहला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए आपको देखते हैं। अगला आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से आपका प्रश्न पूछा गया है। 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बच्चे ने क्या कहा, यह आपका प्रश्न है यहाँ पर से, ठीक है, कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यह जो नैतिक विकास का कौन सा सिद्धांत दिखा रहा है, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का ये आपकी थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने आपके 6 स्टेजेस बताए थे। तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन नहीं, समाज से नहीं है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन, यानी ये क्या कह रहा है, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, ठीक है। यानी आपको क्या है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना है, ठीक है, ये आपका सही है। कानून व्यवस्था नहीं, ये दंड नहीं, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन, गुड गुड बॉय बैड गर्ल, सॉरी, गुड गर्ल गुड बॉय, ठीक है, स्टेज बोलते हैं हम इंग्लिश में। अगला देखिए आपका जीन पियाजे से प्रश्न पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, यानी जो बड़े होते हैं उनका व्यवहार का अवलोकन करना, नहीं। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, नहीं। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन देना, नहीं। या फिर शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय, यहाँ पे क्या लिखा है आपका कि ये आपके गलत हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना, बिल्कुल। आपके जो हैं जीन पियाजे ने आपको क्या, मैंने बोला था जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे क्या हैं कि नन्हे वैज्ञानिक है और हमें क्या है उन्हें खोजबीन करने देना चाहिए। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। 18वां प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, ठीक है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका एसिमिलेशन और अकोमोडेशन पे प्रश्न आपका। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं,
सॉरी, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन और बोलेंगे एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन बोलेंगे इसे हम। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश में भी आपको पूछा जाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। जब हम नई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, अपने स्कीमा में डालते हैं, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और जब उसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई या फिर चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका एकोमोडेशन। ठीक है, इसे हम कहेंगे आपका समावेशन और समायोजन। ठीक है, एसिमिलेशन समावेशन और एकोमोडेशन समायोजन। ठीक है, तो यही आपका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका समावेशन और समायोजन। ठीक है, जब हम क्या है नई जानकारी डालते हैं तो उससे क्या हम बोलते हैं, आपका समावेशन। और उस जानकारी में अगर हम संशोधन करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे हम कहते हैं समायोजन। ये आपके पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इंग्लिश में से हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक हो, समावेशन को हतोत्साहित करे, हतोत्साहित करना है गलत, नियम पर चले नहीं, आवृत्ति को बढ़ावा दे, आवृत्ति को बढ़ावा नहीं, खोज को प्रोत्साहन दे, खोज पे होना चाहिए आपका प्रगतिशील कक्षा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नई बार विजिट कर रहे हैं, एक मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब आपका क्या है, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी से आपका प्रश्न है। हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया था आपका, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, क्योंकि बुद्धि क्या है एक प्रकार की नहीं होती है। सबसे पहला आपका बुद्धि का परीक्षण कब हुआ था आपका, 1905 में एल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है, एल्फ्रेड बिने के द्वारा। और आईक्यू का जो आपका बुद्धि लब्धांक का जो फॉर्मूला होता है वह किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक वास्तविक आयु गुणा गया 100। ये क्या होता है, बुद्धि लब्धि, यानी आईक्यू, बुद्धि लब्धि। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा आपकी थ्योरी में, बुद्धि लब्धि क्या होता है, ये प्रश्न पूछा भी जाते हैं आपका, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा गया 100। ठीक है, मानसिक आयु, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मेंटल एज मानसिक आयु अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। ठीक है, आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा गया 100। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा, सपोज आपको पेपर में प्रश्न कभी कभी आईक्यू निकालने का भी पूछा जाता है, अगर उसने बोला कि किसी बच्चे की जो है, अगर उसने पूछा कि किसी बच्चे की जो है मानसिक आयु जो है वह है 50, और उसकी जो है वास्तविक आयु है वह कितनी है उसकी, वह उसकी है 10 वर्ष, तो बच्चे का आईक्यू बताओ। तो आईक्यू क्या हो जाएगा, मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटा उसकी वास्तविक आयु गुणा गया 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके, तो कितना आ जाएगा 5, 5 उसका क्या हो जाएगा, आईक्यू हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना नीचे नहीं रहता है आपका आईक्यू, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। एवरेज आईक्यू जो रहता है वह रहता है 120। ठीक है, 120 से ऊपर और 150 लगभग आपका जो है बच्चा क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट होता है। और अगर बच्चा 50 से नीचे उसका आईक्यू हो गया तो वह क्या होता है, डल, यानी खराब बच्चा, जो जिसे हम बोलते हैं आपका ना बुद्धू कह सकते हैं उसे। ठीक है, 50 से नीचे, और 120 पे एवरेज होता है, 110 से लेकर 120 पे बच्चा क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, एवरेज रहते हैं। और इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है वह क्या होता है, 150 से ऊपर। ठीक है, मैं आईक्यू की बात कर रहा हूँ, बुद्धि लब्धि की बात कर रहा हूँ। चलिए अब अपने प्रश्न पे आते हैं हम। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है, नहीं केवल, मैंने बोला जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करे, यानी बहुबुद्धि को भी वह क्या है, बढ़ावा दे। बिल्कुल सही, यही आपका बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहता है। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, गलत हो जाएगा। हर बच्चे को प्रत्येक 8 विषय भिन्न तरीके से पढ़ाए जाने चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कहा है कि हर बच्चे को क्या है, अगर 8, हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो उसने ये नहीं कहा है कि बच्चे को 8 विषय पढ़ाओ तुम, ये नहीं कहा है। उसने कहा है कि विषय वस्तु ऐसे चुनो जिससे कि उसकी क्या है, एक बुद्धि ना होकर के उसकी बहुबुद्धि का विकास हो सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को
तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी बच्ची क्या है, वह प्रेस कर रही है और खुद से क्या है, बात कर रही है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या करते द्वारा निज भाषा की अपनी प्रतिक्रिया क्रिया को नियमित करने के लिए प्रयास के रूप में करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर बच्चा जो होता है अपने आप, बच्चा क्या है 5 वर्ष का है, ठीक है, और वह खुद से बातचीत कर रही है, तो यानी जीन पियाजे के हिसाब से उसे क्या कहेंगे? जीन पियाजे उसे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, कि बच्चा जब होता है खुद से अपने अंदर बातचीत करता है, अहम केंद्रित भाषा उसे कहते हैं। लेकिन लेव वाइगोस्की ने उसे क्या है, निज भाषा यानी प्राइवेट स्पीच कहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये आपका? ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच किसने दी है? आपकी जीन पियाजे ने दी है ईगो सेंट्रिक स्पीच, जब बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित, जिसे हम बोलते हैं अहम केंद्रित, अहम केंद्रित। ठीक है, और जो आपका प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, वह किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। वह किसने दिया है? आपका वाइगोस्की ने दिया है, जिसे हम बोलेंगे निज वाक, निज वाक इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जीन पियाजे उसे कहेंगे अहम केंद्रित भाषा, और जो आपका वाइगोस्की है उसे क्या कहेंगे? आपका निज भाषा यानी प्राइवेट स्पीच। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका इंग्लिश पेडागोजी में भी आपके यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको देखते हैं। लिंग क्या है? एक शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, या फिर जैविक सत्ता है? ठीक है, ये जो आपका आपका LT में भी पूछा गया था, आपका ये जो आपका LT में था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि लिंग क्या है, तो यह क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? यानी आपको किसका ध्यान रखना है, किस मनोवैज्ञानिक का ध्यान रखना है? लेव वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत है, तो आप बच्चे को मानकित परीक्षा गलत होता है, प्रत्यक्ष स्मरण यानी याद करने के लिए गलत, बहुविकल्पी नहीं, इसका हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि आपका पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के स्वरूप आपको बताना है कि एक बच्चे के आप किस प्रकार से उसे के जो है विकास करोगे। तो लेव वाइगोस्की हमने बोला आपका किस पर? समाज पे ज़्यादा बल देते हैं, समाज और भाषा और संस्कृति पे ज़्यादा बल देते हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सहयोगी प्रोजेक्ट, अगर बच्चे सहयोगी प्रोजेक्ट करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा? सामाजिकरण हो जाएगा, वह अपने दोस्तों के साथ रह करके क्या है, सीखेंगे। तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 4। चलिए अब अगला प्रश्न देखना है आपका। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, यानी व्यक्तिगत क्या है, भिन्नता है उसकी कक्षा में, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग करना, अंकों के आधार पर बांटना गलत, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें सही, कठोर नियमों का लागू करें नहीं, शिक्षण आकलन के समान और मानक मानकित परीक्षा आपका गलत होता है, तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑप्शन कैंसिल कर देना, क्योंकि मैंने आपको जो है वर्ल्ड सीरीज पढ़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है आपसे पूछा गया है। इससे विद्यार्थी और शिक्षकों के प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही। आकलन क्या होता है? शिक्षक को भी आकलन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर शिक्षक जो है, अगर हम शिक्षक को फीडबैक नहीं देंगे, जैसे आपने ट्रेनिंग की होगी तो आपको फीडबैक देते हैं हम, जैसे जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, तो वही बोला गया है कि शिक्षक और दोनों जो है विद्यार्थियों के लिए फीडबैक प्राप्त होता है, इससे बिल्कुल सही। यह केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे तुलनात्मक लिखा है, तुलना करना गलत हो जाएगा, भय और तनाव पैदा करना गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कैंसिल करना सीख सकते हैं वर्ल्डों के द्वारा भी। ठीक है, तो पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक क्या होना चाहिए? शिक्षक एक सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। अगला देखा आपका, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारण होना चाहिए, एकमात्र निर्धारण होना चाहिए गलत, के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है गलत, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है गलत, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आपका प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है? जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये तो गलत कह रहा है आपका।
विद्यालय पर भार पड़ेगा? नहीं। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है? बिल्कुल। हमें उन बच्चों के हिसाब से क्या है, विषय वस्तु को, पाठ्यक्रम को, अपनी धारणा को परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। काल्पनिक लक्ष्य है? नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है आपका, कि अगर बच्चे आपका क्या है, विविध जगहों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुभाषिकता क्या होती है आपकी, सही मानी जाती है। उसी प्रकार से कह रहा है कि विविध समाज से आए हैं बच्चे, तो यह अधिगम को किस प्रकार उसमें प्रभाव डालेंगे, ठीक है, आपको बताना है। यह कह रहा है कि सही है। क्या ये सही है आपका? ये बिल्कुल आपका सही है। तो ये तीसरा और चौथा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कह रहा है गलत है। नहीं, सही है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अपने अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चा जब अपने, मैंने बोला, अपने सहपाठी के साथ रहेगा तो वह अनेक चीज़ें सीखेगा, उसकी भाषा सीखेगा, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ सीखेगा, ठीक है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। ये गलत कह रहा है। पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न देखता हूँ आपका। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास? आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा एक मोटिवेशन है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी बच्चे को क्या है, सुनाई नहीं देता है। केवल, मैंने बोला, जहाँ पे भी आएगा देख करके आपको गलत कर देना है, ठीक है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, ठीक है। यानी उस बच्चे को हमें अलग नहीं करना है। उस बच्चे को जो है, सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा वातावरण बनाना है एक नॉर्मल कक्षा में, ठीक है। ये सही कह रहा है, उसे अलग नहीं करना हमको, ठीक है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, यानी वह बच्चा कभी प्रदर्शन कर ही नहीं सकेगा, गलत कह रहा है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। यानी इन बच्चों को हमें क्या है, जो उनका अलग विद्यालय होता है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनका अलग विद्यालय में वहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वह क्या है, नियमित यानी नॉर्मल कक्षा में, सही नॉर्मल स्कूल में सही नहीं कर पाएगा। ये भी आपका गलत कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, अगर क्या है, उस बच्चे को हम सुविधा देंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या है, सुन नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, हम उसे कुछ सुविधा देंगे तो वह नॉर्मल कक्षा में भी बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।